एवरीवन, आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दिस फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट टू द नेचर ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नेचर ऑफ मीडियम के इंडिपेंडेंट होता है, मींस मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, मीडियम कोई भी हो फोर्स सेम रहेगा। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ। तो देखो हमने एक बॉडी कंसीडर कर ली जिसका मास m1 है, सेकंड मासिव बॉडी कंसीडर की जिसका मास क्या है m2, और इन दोनों मासिव बॉडी के बीच का डिस्टेंस कितना है r है। और ये मैं कंसीडर कर रही हूँ एयर के अंदर, कि एयर के अंदर इन दोनों मासिव बॉडीज के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा। अब दो मासिव बॉडीज के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो मैं मान लेती हूँ कि इन दो मासिव बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, मान लो 150 न्यूटन है। तो देखो फोर्स इन एयर कितना हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 150 न्यूटन। अब देखो अगर मैं मीडियम को चेंज कर देती हूँ, अभी हम कौन सा मीडियम लेकर चल रहे थे, एयर। अगर अब मैं यही मीडियम को चेंज करके अगर मैं कहूँ कि वाटर के अंदर दो मासिव बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो देखो अगर मैं मास दोनों बॉडीज का मास भी सेम रखती हूँ और दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस भी सेम रखती हूँ, तो इन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, F इन H2O मीन्स वाटर, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 150 न्यूटन। तो अब आप देख रहे हो कि जब हमने एयर में कंसीडर किया दो मासिव बॉडीज के बीच में फोर्स, तो वो भी कितना था 150 न्यूटन, और जब हमने वाटर में कैलकुलेट किया तो वो भी कितना था 150 न्यूटन था। इट मींस फोर्स इन एयर एंड फोर्स इन वाटर कितना था, बिल्कुल सेम था, मैग्नीट्यूड सेम था, कितना 150 न्यूटन। तो अब आप देख रहे हो कि दोनों में जब हमने मीडियम चेंज कर दिया, मीडियम चेंज करने के बाद भी जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था वो क्या था, सेम था। तो इट मीन्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम के। रिपीट करती हूँ एक बार, हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया, एक मासिव बॉडी ली m1, सेकंड मासिव बॉडी ली m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस रखा r। एयर में जब हमने फोर्स कैलकुलेट किया वो भी 150 न्यूटन आया। जब हमने मीडियम को चेंज कर दिया, मास दोनों के सेम रखे, डिस्टेंस भी सेम रखा, और मीडियम चेंज कर दिया, वाटर कर दिया मीडियम, तब भी उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना था, 150 न्यूटन था। इट मींस अगर हम मीडियम को चेंज कर देते हैं तब भी दो मासिव बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या रहता है, सेम रहता है। तो इट मींस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है किसके, नेचर ऑफ मीडियम के। तो देखो सेकेंड प्रॉपर्टी है, दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स एज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज। तो देखो ये जो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स होती है और ये सेंट्रल लाइन के अलोंग लगती है। देखो यहाँ पे मैंने एक बॉडी कंसीडर की, फर्स्ट बॉडी, एक सेकंड बॉडी कंसीडर की, और उन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये सेंटर है फर्स्ट बॉडी का, ये सेकंड बॉडी का सेंटर, इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेंट्रल लाइन, और इसी के अलोंग फोर्सेस एक्ट करती हैं। तो देखो फर्स्ट बॉडी जो है वो सेकंड वाली बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, फोर्स लगाएगी। इसी तरीके से सेकंड वाली बॉडी फर्स्ट बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, फोर्स लगाएगी। तो जो फोर्स फर्स्ट बॉडी लगा रही है उसको हम कह रहे हैं F1, जो फोर्स सेकंड बॉडी अप्लाई कर रही है उसको बोल रहे हैं F2। और ये जो फोर्सेस हैं F1 और F2 ये किसके अलोंग एक्ट करते हैं, हमेशा सेंट्रल लाइन के अलोंग एक्ट करते हैं। मींस सेंटर, दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं उनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मींस फोर्स F1 एंड फोर्स F2, जो फर्स्ट बॉडी लगा रही है फोर्स वो और जो सेकंड बॉडी लगा रही है फोर्स वो दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, नंबर। अगर मान लो फर्स्ट बॉडी 5 न्यूटन फोर्स लगा रही है सेकंड वाली के ऊपर, तो सेकंड वाली बॉडी भी फर्स्ट बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगाएगी, 5 न्यूटन फोर्स लगाएगी। मींस मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, बट जो फोर्सेस होती हैं वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट बॉडी जो फोर्स लगा रही है उसकी डायरेक्शन अलग है, सेकंड बॉडी की डायरेक्शन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अलग है। तो दोनों बॉडीज के बीच लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। रिपीट करती हूँ एक बार, जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स वो सेंट्रल फोर्स होता है और सेंट्रल लाइन के अलोंग एक्ट करता है।
थर्ड पॉइंट है हमारे पास क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है मींस F1 और F2 की वैल्यू का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, लेकिन वो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगी। तो देखो फोर्थ प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन पोजीशन। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो पोजीशन पर डिपेंड करता है ऑफ टू बॉडीज, कि दोनों बॉडीज की पोजीशन क्या है। सो दीज फोर्सेज आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेज। इसीलिए क्योंकि ये पोजीशन डिपेंडेंट होती है इसीलिए इसको कंजर्वेटिव फोर्सेज भी कहा जाता है। देखो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो इन दोनों के बीच लगने वाली फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा, जो कि हम पढ़ चुके हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। r किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स अगर दो बॉडीज, अगर वो दोनों बॉडीज एक दूसरे के क्लोज हैं, मीन्स उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, तो उन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर अभी इन्हीं दोनों बॉडीज को और ज्यादा दूर ले गए, हम इतना डिस्टेंस कर दिया, तो अब इन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल मैग्नेट के थ्रू भी समझाया था कि अगर आप मैग्नेट को पास पास रखते हो तो उन दोनों के बीच लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा। अगर आप उन्हीं मैग्नेट को दूर दूर ले जाते हो तो उन्हीं दोनों मैग्नेट के बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरीके से अब ये मैटर नहीं करता कि इन दोनों को दूर कैसे लेकर जाया गया है या कैसे, सिर्फ ये डिपेंड करता है कि उन दोनों की पोजीशन क्या है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है, और जो पोजीशन डिपेंडेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। मीन्स पाथ पे डिपेंड ना करें, किस पे डिपेंड करें, ओनली पोजीशन पर डिपेंड करें, ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस भी बोलते हैं। तो देखो अब चारों प्रॉपर्टीज को एक बार रिपीट करती हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, इंडिपेंडेंट होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इंडिपेंडेंट होते हैं नेचर ऑफ मीडियम के, कि मीडियम कोई भी हो, दो मासी बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, मीडियम का उस पर कोई असर नहीं होता। सेकंड हमने पढ़ा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो सेंट्रल फोर्स होते हैं, और सेंट्रल लाइन मींस दोनों बॉडीज के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगते हैं, एक्ट करते हैं। थर्ड हमने पढ़ा मैग्नीट्यूड जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस का वो सेम रहता है हमेशा, लेकिन वो दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं। फोर्थ हमने पढ़ा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो पोजीशन डिपेंडेंट होती है, पाथ डिपेंडेंट नहीं होती, पोजीशन डिपेंडेंट होती है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल ऑन अर्थ। अब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कोई भी दो मासी बॉडी, यूनिवर्स में कोई भी दो मासी बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या बोलते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो। अब जो दो मासी बॉडी हैं, अगर उन दो मासी बॉडी में से एक मासी बॉडी अर्थ हो जाए, मीन्स अर्थ किसी मासी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे एक फोर्स के साथ, उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी बोलेंगे। तो देखो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ on a another massive body is known as gravity। मीन्स अर्थ किसी भी मासी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाती है उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। जैसे अगर आपने किसी हाइट से एक बॉल को थ्रो कर दिया तो अर्थ क्या करेगी, उस बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगी, और वो जो बॉल होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी, क्योंकि अर्थ उसके ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। और अर्थ जो फोर्स लगाती है उस बॉल के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उसी फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटी बोल रहे हैं। तो अब देखो मैंने कंसीडर कर लिया अर्थ जिसका मास क्या है, कैपिटल M, और अर्थ का रेडियस कितना है, कैपिटल R है। अब एक अनदर बॉडी मैंने कंसीडर की जिसका मास कितना था, स्मॉल m था। अब ये बॉडी और अर्थ, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब हमें पता है कोई अर्थ क्या करती है, किसी भी मासी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो देखो इन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्स को कैसे कैलकुलेट करोगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। m1 क्या है यहाँ पर, अर्थ का मास कितना दे रखा है, कैपिटल M, इसलिए मैंने m1 की जगह क्या लिखा, कैपिटल M। सेकेंड बॉडी मीन्स m2, सेकेंड बॉडी का मास m2 होता है, यहाँ पे हम सेकेंड बॉडी का मास कितना लेकर चल रहे हैं, स्मॉल m, और इन दो अर्थ का रेडियस कितना है, r²। तो अब देखो यहाँ पर ये जो टर्म है gm अपॉन r², इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल g भी लिख सकते हैं। तो देखो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगा, इन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, G इंटू में M।